आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे, चाहे 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को दें। अरविंद केजरीवाल की बैठक शुरू हो चुकी है। चुनाव के हार के बाद विधायकों और नेताओं के साथ केजरीवाल का मंथन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, इसमें जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको बुलाया गया है, साथ ही आम आदमी पार्टी पीएसी की टीम भी वहां पर मौजूद है। अब हार पर मंथन करते हुए अरविंद केजरीवाल, चुनौतियां बड़ी हैं। यहां सिर्फ पार्टी की दोबारा से वापसी की चुनौती नहीं है, यहां पर चुनौती पार्टी बचाने की है। सुनिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में जल्द बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। अब बीजेपी की नजर दिल्ली के नगर निगम चुनावों पर। अप्रैल में होना है दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव। एमसीडी पर दखल के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी। एमसीडी में भी बीजेपी का पलड़ा होगा भारी। बहुमत नहीं होने के बावजूद दिल्ली में बीजेपी का मेयर बन सकता है। दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 250 है। दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और दिल्ली के 14 विधायक मेयर पद के चुनाव के लिए करते हैं मतदान। बीजेपी के पार्षदों की संख्या 120 जबकि आप की 122 है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 7 और आप के 3 पार्षद जीते। अब दिल्ली नगर निगम के मेयर पर बीजेपी की नजर। मेयर के खिलाफ बीजेपी ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव।
बिहार के कैमूर में दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम लगे रविवार को तीसरा दिन है। बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। इनमें जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक और यात्री गाड़ियां भी शामिल हैं। लगातार जाम लगने से यात्री और खासकर ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। लंबे समय तक ट्रैफिक जाम से उन्हें जरूरी सामान पहुंचाने में काफी समय लग रहा है। पूरी रात से फंसे हैं। पूरी रात से नौबतपुर से जाम है। कहाँ से कहाँ जाना है आपको? मैं जाना डेहरी जाना है। बालू रोड पर। कितना देर में पहुँचना था आपको? लगभग 5 से 6 घंटे। और कितना समय लग गया? पूरी रात लगे, अभी तक जाम है। हमको जाना है उड़ीसा और मैं कल शाम से 5 बजे से फंसा हुआ हूँ जाम में। तो जाम छोड़े भी दिखा आप लोगों को? नहीं, पुलिस वाले आए थे। हाँ, पुलिस वाले लगे हुए हैं जगह जगह पे। आपको पहुंचना था बहुत पहले, लेकिन बहुत देरी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। हालात इतने बदतर हैं कि सर्विस रोड भी बंद हो चुकी है। इससे यहाँ रहने वालों का भी आना जाना नहीं हो पा रहा। कुछ हफ्तों से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम का सिलसिला बढ़ गया है। खासकर महाकुंभ जाने वाली गाड़ियों की वजह से भारी जाम लग रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर, सुबह अब तेज होने लग गई है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कौन होगा? प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा ने अब समय मांगा है एलजी से मुलाकात करने का, और हो सकता है कि चुनाव नतीजों के बाद अब आगे की जो तैयारी है उसी हिसाब से ये मुलाकात देखी जाए। दिल्ली बीजेपी में हलचल जबरदस्त तेज है। वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने का समय मांगा है। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली बीजेपी में हलचल तेज। माना जा रहा था कि 10 दिन के अंदर ही सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी और डिटेल और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, ये मुलाकात, इस मुलाकात में क्या नाम भी सामने रख दिया जाएगा या सिर्फ औपचारिकता, या किन वजहों से ये हो रही है मुलाकात? देखिए अर्पिता, ये जो मुलाकात है वो एक कटसी मुलाकात है। दिल्ली के सभी सांसद और सभी जितने भी जीते हुए विधायक हैं, 48 विधायक, और खुद पार्टी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा ने समय मांगा है दिल्ली के उपराज्यपाल से, और दिल्ली के कामकाजों को लेकर के आगे किस तरीके से सरकार की भूमिका रहेगी, उन सब कामों को लेकर के चर्चा जो है वो की जाएगी। हालांकि ये कटसी मुलाकात है, इसमें अभी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नामों को लेकर के चर्चा नहीं होगी, लेकिन ये कटसी मुलाकात है। जीतने के बाद एलजी से मुलाकात करने का मतलब है कि आने वाले दिनों के अंदर पिछले जितनी भी सरकार थी अरविंद केजरीवाल का उपराज्यपाल के साथ जिस तरीके से विरोध देखा जाता था, वो विरोध ना हो, एलजी के साथ मिलकर के काम करे, दिल्ली के कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं चर्चाओं को लेकर के एलजी से मुलाकात जो है वो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष तमाम सांसदों और जीते हुए विधायकों के साथ करेंगे। ठीक है, इस बीच देखिए तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने का समय मांगा है और पार्टी ऑफिस की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब जब समय एलजी एक बार दे देंगे तो ये मुलाकात होगी। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली बीजेपी में हलचल जबरदस्त तेज नजर आ रही है। कल भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेडक्वार्टर पहुंचे थे बीजेपी के, और वहां से उन्होंने सीधे तौर पर संदेश साफ कर दिया कि अब दिल्ली के लिए वो डबल इंजन की सरकार जो चलेगी वो विकास का रास्ता साफ करेगी। और ऐसे में अभी सबसे प्रमुख सवाल ये बना हुआ है कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल अब थोड़ी देर में बताया जा रहा है जो नए विधायक हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अब आगे क्या रणनीति उनकी रहने वाली है वो जरूर वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल बैठकों का दौर चलेगा विधायकों के साथ। आपके नए विधायकों से मिलेंगे। दोपहर 3:30 बजे नए विधायकों के साथ बैठक होनी है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट दरअसल हार गए नए विधायकों से, लेकिन अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक के तौर पर मुलाकात करने वाले हैं, ये भी जानकारी आ रही है। 3:30 बजे का वो वक्त होगा जब उनकी ये मुलाकात नए विधायकों के साथ होनी है। इससे पहले आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आप अगर 20 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से महाकुंभ जाने का विचार त्याग चुके हैं तो अब एक और मौका है जिसमें आप बिना चले हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरपोर्ट से सीधे त्रिवेणी पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफी खर्च करने पड़ेंगे। तो अब भव्य महाकुंभ के दर्शन होंगे आसमान से और कर सकेंगे आप
संगम के भी दर्शन सीधे आसमान से। और हम जो दिखाने आपको आए हैं एक चॉपर में, जिसमें शुरुआत होगी प्रयागराज के एयरपोर्ट से, वहां से आपको चॉपर मिलेगा। और कहां से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और फ्लाई ओला के पार्टनरशिप से ये चॉपर्स चलाए जा रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं उनका रास्ता सुगम बनाया जा रहा है। कई श्रद्धालु जो पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए व्यवस्था बेहद खास है। 35,000 रुपए में आपको मिलेगा यहां से चॉपर। प्रयागराज एयरपोर्ट से जो उड़ेगा ले जाएगा आपको त्रिवेणी संगम, वहां से बोट के जरिए स्नान, वापस त्रिवेणी संगम और फिर वापस प्रयागराज एयरपोर्ट। ये हम इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में दाखिल हो चुके हैं और आप अगर तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर तो क्या खूबसूरत नजारा, वो संगम का किनारा, वो गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन, और ये तमाम बोट जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तमाम जेटी जो यहाँ बनी है, तमाम श्रद्धालु जो यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम महाकुंभ क्षेत्र के ठीक ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और सामने की वो मनमोहक तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये है भव्य महाकुंभ। पाकिस्तान के सिंध से 68 हिंदू पहली बार महाकुंभ आए हैं और इस ग्रुप में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कारोबारी शामिल हैं। मेला क्षेत्र के सेक्टर 9 में स्थित श्री गुरु कृष्णी के शिविर में 3 दिन रहेंगे और ये पाकिस्तानी हिंदू यहां संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ये जो श्रद्धालु हैं प्रयागराज पहुंचे हैं। कई मतलब आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब गायक और एक्टर हादी संधू हिरासत में लिए गए। हादी संधू को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया। बिना परमिश सिंगर को लाइव परफॉर्मेंस करना पड़ा भारी। फैशन शो में केवल म्यूजिक बजाने की अनुमति थी। हादी संधू ने बिना परमिशन गाना शुरू किया। नियम तोड़ने पर पुलिस ने गायक को हिरासत में लिया। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सुबह से ही दिल्ली की जनता से मुलाकात कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा पहले मंदिर गए और उसके बाद कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली की जीत ऐतिहासिक है, जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। ये लोगों से मिलते मिलाते और मिठाई भी बांट रहे हैं, जो भी वहां से गुजर रहे हैं सबके चेहरे खिले हुए। और खासकर प्रवेश वर्मा, उम्मीद काफी बड़ी और उनके जो सपोर्टर्स हैं और जो समर्थक हैं वो अभी से ही प्रवेश वर्मा को सीएम की रेस में सबसे आगे बता भी रहे हैं। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा की मौजूदगी यहाँ पर थी, उनकी एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नजफगढ़ में अपने गांव पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा हरिदास मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मत्था टेका और उससे पहले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का स्वागत में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो गाँव के जो लोग हैं वो इस वक्त उनका स्वागत कर रहे हैं। नारेबाजी जो है वो चल रही है पिछले कई दिनों से लगातार, जब से कल जब चुनाव के नतीजे है उसके बाद से ही प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर के चर्चाएं जो है वो तेज हैं। और ऐसे में वो अपने गांव में और इसके साथ साथ जो मेमोरियल है पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा, उनकी भी मेमोरियल पर गए थे, मत्था टेका और कई मंदिरों में जाकर के आज उन्होंने मत्था जो है वो टेका। और आज अब ये नजफगढ़ के बाबा हरिदास मंदिर जो है वो पहुंचे हैं, जहां पर वो अब गांव के लोगों को संबोधित भी करेंगे। गांव के तमाम जो लोग हैं उनका इस वक्त स्वागत जो है वो कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनको जो गांव की शान है और उसको पगड़ी जो है वो उनको फिलहाल जो है वो पहनाई जा रही है। खुद
प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अपने हाथों से वो पगड़ी जो है वो पहनते हुए फिलहाल जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। उनके साथ उनके भाई सिद्धार्थ भी जो है वो यहाँ पर उनके साथ नजर आए हैं और परिवार के कई सारे लोग भी हैं और पूरा स्वागत जो है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है और एक एक इंडिविजुअली लोगों से, गांव के प्रधानों से भी जो है वो मिल रहे हैं। गांव देहात के लोगों की समस्याएं इस चुनावों के अंदर जमकर बीजेपी ने जो है वो उठाई थी और उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए फिलहाल यहाँ पर प्रवेश वर्मा जो है वो पहुंचे, उन सबसे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बीजापुर के जंगलों में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 31 नक्सलियों का काम तमाम किया गया है। मार गिराए गए हैं 31 नक्सली। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। और देखिए, ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों की भी शहीद होने की खबर है, जबकि 2 जख्मी हैं। तो यह बड़ी खबर छत्तीसगढ़ बीजापुर से। रायपुर से हमारी संवाददाता सुमी राजप्पन जुड़ चुकी हैं। सुमी, ये बिग ब्रेकिंग, 31 नक्सलियों का काम तो तमाम हुआ है, लेकिन हमारे 2 जवान भी शहीद बताए जा रहे हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल, इस साल की सबसे बड़ी मुठभेड़ इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बीजापुर में महाराष्ट्र के बॉर्डर के अलोंग भोपालपट्टनम के एरिया में बहुत ही छोटे और अंदरूनी गांव में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस ऑपरेशन को काफी दिनों से प्लान किया जा रहा था और ये सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है इतिहास का, दंतेवाड़ा के बाद, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल भी दंतेवाड़ा में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। वो अब तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें एक भी हमारे जवान जख्मी नहीं हुए थे। लेकिन इस मुठभेड़ में अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे जवान जख्मी हो गए हैं और 2 मार्टिरडम यानी कि शहीद हो गए हैं। और इनफैक्ट जो 2 घायल हुए हैं उन्हें भी अभी क्रिटिकल नहीं बताया जा रहा है। इनफैक्ट वो अभी डेंजर जोन से बाहर है और उन्हें रेफर कर दिया गया है रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल, और इनफैक्ट उन्हें लाया जा रहा है रामकृष्ण हॉस्पिटल। अभी तक जितना कंफर्म हम बता सकते हैं कि 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब के इसमें एडवांस्ड वेपन्स जो जखीरा मिला है वेपन्स का, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। AK-47.303, इंसास और BGL, इस तरह के एडवांस्ड वेपन्स भी हासिल हुए हैं। और इनफैक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बताया जा रहा है कि एक आईफोन भी हासिल हुआ है, जिससे बताया जा रहा है, और ये चीज एक इंडिकेशन भी है कि हो सकता है एक बहुत बड़े कमांडो, नक्सल कमांडो के होने के प्रेजेंस के टिप के बाद ये ऑपरेशन किया गया हो और ये ऑपरेशन में बहुत बड़ा कोई कमांडो भी एलिमिनेट किया गया हो। जिस तरह से अमित शाह ने एक डेडलाइन दे रखी है यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसी तरह बिल्कुल रोज ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार ऐसे एरियाज में हो रहे हैं जहां पर आज तक एंटी नक्सल ऑपरेशन होना बहुत दूर की बात कहा जाता था और जहां पर एक्सेस मिल पाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में उन्होंने 4 दिन का प्रवास किया और अभी लखनऊ के लिए वो रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने गुरु अवैधनाथ जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और अपने 4 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, नातेदार और आसपास के तमाम लोगों को काफ़ी समय दिया, उनसे बातचीत की, उनके साथ फोटो खिंचवाई और सबसे खास बात अपने पंचूर गांव के आसपास के जो इलाके हैं, ठांगर, उसके अलावा कांडी, वहां पर जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, ऐसे 4 स्कूलों का पुनर्निर्माण CSR के तहत उन्होंने किया, उनका उद्घाटन उन्होंने किया। और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने खास तौर से उत्तराखंड में पलायन के जो हालात हैं, लगातार खेती सिमटती जा रही है और लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने गांव की ओर लौटें। तो एक तरह से इस मातृभूमि से निकलकर पहले गोरखनाथ धाम का प्रमुख बनने के बाद और दूसरी बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनने की दूसरी अपने पैतृक गांव की यात्रा थी और एक तरह से वो अपने इस जन्मभूमि का किसी न किसी रूप में कर्ज उतारना चाहते हैं। कैमरामैन एल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी। दिल्ली में इस समय नतीजा तो आ चुका है चुनाव का। अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल
यही है कि मुख्यमंत्री अब दिल्ली का कौन बनेगा। ये बीजेपी से पूरे चुनाव प्रचार के समय भी पूछा गया और अब जीत हासिल करने के बाद भी बीजेपी के सामने ये प्रश्न है। न केवल लोग पूछ रहे हैं बल्कि मंथन पार्टी के भीतर भी चल रहा है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, अलग अलग तरह की बातें आती रही हैं। एक बात यह भी आई कि 10 दिन के बाद इस बात का निर्णय हो जाएगा। अब तो 9 दिन बाकी रह गए हैं, हम समझें। जाहिर है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि रोजाना ये प्रश्न उनके सामने रखे जाएं, हालांकि रखे जाएंगे। ये क्या उम्मीद करें हम, कब तक ये नाम सामने आ सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का? देखिए, बिल्कुल 9 दिन बचे हैं श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरीके का बहुमत आया है तो वो बहुत जल्दबाजी में नहीं दिखाई देंगे। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश का बहुमत आया था, 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 325 एनडीए की। तो कितने दिन बाद जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो डिसाइड हुआ था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है करने के लिए। वो बहुत ठंडा करके खाना चाहती है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी चर्चाएं चालू होंगी। बहरहाल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विदेश दौरे पे जा रहे हैं, 15 तारीख को वो लौट कर आएंगे। उसके बाद चर्चाएं होंगी और उन चर्चाओं के बाद जो मंथन निकलेगा, अमृत निकलेगा, उसमें किसका नाम मुख्यमंत्री के लिए होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन जो जातिगत समीकरणों को, सोशल इंजीनियरिंग को देखकर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जितने अंदाजे लगाते हैं कई बार गलती होते हैं। सबसे खतरनाक होता है दिल्ली कहीं के भी बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन ये सोचना, या फिर मंत्रिमंडल में कौन जब केंद्र में जीत होती है, केंद्र में हो। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो उसके कई बार उलट ही होता है। लेकिन अंदाजा लगाना हम सबका काम है, चीजों को, परिस्थितियों को देखते हुए, जातिगत समीकरणों को देखते हुए, सोशल समीकरणों को देखते हुए। तो मुझे लगता है प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, पार्टी ने उनसे कहा आपको चुनाव लड़ना है, उन्होंने कहा लड़ना है। उन्होंने कहा कहां से लड़ेंगे, आप मेहरौली से विधायक रहे हैं 2013 में, आप पश्चिमी दिल्ली की किसी सीट से लड़ लीजिए जहां से 2 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नई दिल्ली सीट से लड़ना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर डुबकी लगाने वालों के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ स्नान करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ का जो भी व्यवस्था अभी है बहुत अच्छा है, माने बहुत सुव्यवस्थित है और जो भी लोग आ रहे हैं ठीक से स्नान करके निकल रहे हैं। इसलिए जो भी अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही पवित्र स्थान है और मेरे हिसाब से यहाँ पे आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सारी चीज़ें वेल अप टू डेट है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है किसी को। हम कहेंगे कि बहुत सारे लोग आओ, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और योगी जी और मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं ही, समझ लो कलयुग के राजा हैं भी। महाकुंभ में भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ की। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक शुक्रवार तक महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या 40 करोड़ पार कर चुकी थी। 13 जनवरी को शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। भोपाल में 110 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सुभाष नगर मार्केट में मौजूद दुकानों पर एक्शन। मौके पर 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। 8 एसडीएम की भी तैनाती है। ये देखिए बुलडोजर एक्शन। भोपाल सुभाष नगर मार्केट में तोड़ी जा रही हैं दुकानें, दरअसल अवैध, और ये कब्जा वाला है, अतिक्रमण का मामला है और लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक बड़ा एक्शन हो रहा है। 110 दुकानों को हटाने के लिए लंबे समय से प्रशासन जिस पुलिस फोर्स का इंतजार कर रहा था, वो पुलिस फोर्स आज उसे मिल गई है और आज कड़े सुरक्षा घेरे में
भोपाल के बीचों बीच बनी करीब 40 साल पुराने सुभाष नगर मार्केट की 110 दुकानें हटाई जा रही हैं। मीडिया को भी अंदर जाने की मनाही है, इसलिए दूर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा गेट है, यहाँ ताला लगा हुआ है और इस ताले के दूर से ही हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। सामने देखिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और अब एक एक करके कार्रवाई शुरू करते हुए करीब 110 दुकानों को हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। और ये आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बुलडोजर तेजी से दुकानों को धराशायी कर रहा है और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि नगर निगम की टीमें, स्थानीय प्रशासन की टीमें, राजस्व की और पुलिस की टीमें, कई थानों का पुलिस फोर्स जो है फिलहाल उसे इस इलाके में तैनात कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे पे पुलिस ने बैरिकेड हरियाणा की गोहाना की जलेबी और जलेबी की गूंज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली। कल जब देखा गया कि चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मेजॉरिटी के साथ दिल्ली के दिल में घर कर जाती है, आज हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों को जलेबी और जलेबा बांटते दिखे। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि गोहाना का मशहूर जलेबा है, अमृति है, जलेबी है, लड्डू है और दूध भी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बोला कि जैसा उन्होंने कहा था कि जैसे हरियाणा में जलेबी बांटी गई जीत की, महाराष्ट्र में बांटी गई जलेबी जीत की, वैसे ही आज वो दिल्ली में भी जीत की जलेबी बांटने आए हैं। क्योंकि 48 सीट जीतकर 27 साल का सूखा खत्म कर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे एनसीआर में अपनी जो सरकार है वो बना ली है, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो और हरियाणा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अब सारे एनसीआर क्षेत्र में जो प्रगति की रफ्तार है बीजेपी के शासन में और बढ़ जाएगी और दिल्ली में रहने वाले लोगों को जो सेंटर की स्कीम्स थी पहले नहीं मिलती थी उनका भी फायदा मिलेगा। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ अनमोल। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में शनिवार शाम को जबरदस्त और भयानक आग की वारदात में 2 दर्जन के करीब दुकानें जलकर खाक हो गई। एक दुकान से अचानक भड़की आग मिनटों में पूरे बाजार में फैल गई और वहां पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों और कुछ होटल मालिकों को सड़क पर खड़ा कर दिया। सोनमर्ग में पर्यटकों का काफ़ी रश है क्योंकि वही मात्र एक जगह है जहां पर कश्मीर में सबसे ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए पर्यटक आते हैं। लेकिन उस बीच इस आग की वारदात ने यहां पर पूरी तरह से बाजार को ही तहस नहस कर दिया। आग में झुलसे दुकानों के मालिक अब परेशान हैं कि उनकी मदद के लिए कौन सामने आए। अब आप क्या करेंगे? अब किसको कहेंगे? अब फाइट देने से क्या होगा? अब हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे मार्केट में कुछ नहीं है, सब नंगे रह गए। अब हमें सड़कों पे रहना है। अगर आप इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को थोड़ी बहुत कुछ उम्मीदें हैं उनसे, अगर है वो हमारे दर्द, अगर है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो हमें मदद करे ताकि हम फिर से खड़ा हो जाएंगे। वरना हमें खड़ा रहने के लिए अब टांगे नहीं है। हमारे बच्चे आप भूखे मरेंगे। हमारे बच्चों के फीस 2019 से लेके आज तक बढ़ाया है, अब उनको चलाएंगे, उनको खाना दे देंगे, उनको पढ़ाएंगे या अपनी इस मार्केट को बचाएंगे, अब रोजगार चलाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक बड़ा एक्शन हो रहा है। 110 दुकानों को हटाने के लिए लंबे समय से प्रशासन जिस पुलिस फोर्स का इंतजार कर रहा था वो पुलिस फोर्स आज उसे मिल गई है और आज कड़े सुरक्षा घेरे में भोपाल के बीचों बीच बनी करीब 40 साल पुराने सुभाष नगर मार्केट की 110 दुकानें हटाई जा रही हैं। मीडिया को भी अंदर जाने की मनाही है, इसलिए दूर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ये पूरा गेट है, यहाँ ताला लगा हुआ है और इस ताले के दूर से ही हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। सामने देखिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और अब एक एक करके कार्रवाई शुरू करते हुए करीब 110 दुकानों को हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। और ये आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बुलडोजर तेजी से
दुकानों को धराशायी कर रहा है और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि नगर निगम की टीमें, स्थानीय प्रशासन की टीमें, राजस्व की और पुलिस की टीमें, कई थानों का पुलिस फोर्स जो है फिलहाल उसे इस इलाके में तैनात कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग करके पूरी तरीके से लोगों के आने पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रैफिक को तो परिवर्तित किया ही गया है, लेकिन इसके अलावा आम जन भी इस इलाके में नहीं पहुंच सकते, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो है फिलहाल पुलिस ने यहां कर दी है और इस पूरे इलाके के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को पुलिस ने घेर के रखा है और इसके बीच में करीब 1000 पुलिस जवानों का जो फोर्स है उसे तैनात रखा गया है। जो लोग इस बस्ती के भीतर रहते हैं, यानी जो दुकानदार भी हैं, उन्हें भी यहां आने की आज इजाजत नहीं है, क्योंकि उन्हें शनिवार तक का समय दिया गया था अपनी दुकानें खाली करने का। और जब उन्होंने खुद अपनी दुकानें खाली कर दी है तो उसके बाद अब प्रशासन का बुलडोजर रविवार सुबह पहुंचा और युवराज, जो कि एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है, अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है कि पिता दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए थे। इस समय मेरे साथ में युवराज के पिता मनीष हैं। मनीष, ये बताएं कि डॉक्टरों ने क्या कहा है आपको अभी तक और कितनी मुसीबतों का सबब जो है वो आपके ऊपर आ पड़ा है? सर, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे बच्चे को SMA नाम की एक डिसीज़ है, जिसके अंदर सर उसके शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएंगी और अब मेरे बच्चे को दूध निगलने में और हाथ पैर चलाने में और गर्दन संभालने में बहुत दिक्कत होने लगी है। अब मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टरों ने बताया है कि एक जोलजेंसमा नाम की जीन थेरेपी का इंजेक्शन होता है, जिसकी लागत लगभग 9 करोड़ के आसपास बताई गई है। वही एकमात्र इलाज बताया गया है जिससे कि इस बच्चे का इलाज हो सके। आपने कितने डॉक्टर से बात की है? क्या कुछ उनको जो आपको कहा गया है उसके मुताबिक क्या इलाज जल्द से जल्द करवाने के लिए कहा गया आपको? बिल्कुल सर, मैं 1 महीने पहले से डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने रेलवे अस्पताल में दिखाया, वहाँ से महात्मा गांधी हॉस्पिटल, फिर उसके बाद होप हॉस्पिटल और अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एम्स जोधपुर में भी दिखाया है। उन्होंने मुझे यही सलाह दी है कि जल्दी से जल्दी बच्चे का इलाज हो और हमें 3 से 5 महीने का समय दिया गया है। ये बताएं कि कितना खर्च जो है वो बताया गया है इस इलाज में आ सकता है? क्या आप लोग फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं इलाज के लिए? बिल्कुल सर, हम फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक NGO पर अकाउंट भी खोला है, जिसके द्वारा हम मदद की गुहार लगा रहे हैं और हमने सरकार से भी अपील की है और रेलवे सरकार से भी हम अपील कर रहे हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मदद की जाए और हमारे बच्चे का इलाज हो सके। कितने पैसे की दरकार है आपको इलाज के लिए, ये बताएं, और क्या सरकार में किसी ने रिस्पॉन्ड किया है अभी तक? सर, फिलहाल तो अभी हमें किसी से रिस्पॉन्ड नहीं आया है और हमें 9 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, क्योंकि NGO के माध्यम से 9 करोड़ रुपए में इस इंजेक्शन को प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके हिसाब से अगर कोई लोग जो हैं वो आपको मदद करना चाहते हैं तो किस तरह से युवराज के इलाज के लिए लोग मदद कर सकते हैं? सर, मेरा बच्चा युवराज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने प्यार और विश्वास को नई ऊर्जा दी है। इस चुनाव में मैं जहां भी गया मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त कर
और कई बार हमें इनपुट आमजन से भी मिलते हैं। गोपनीय इनपुट के आधार पर ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये विनय कपूर नाम का एक युवक है जो पाकिस्तान का रहने वाला है, यूट्यूबर है और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके की भी काफी इसने यूट्यूब के वीडियोस बनाए थे और उसके अलावा भारत में आकर के भी इसने काफी यूट्यूब के वीडियोस बनाए थे और कुछ समय ये गाजियाबाद रहा, गाजियाबाद से ये जैसलमेर आ गया। तो ये इनपुट प्राप्त होने के बाद सभी सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज ने मिलकर के इसका जॉइंट इंट्रोगेशन किया। इंट्रोगेशन में जानकारी प्राप्त हुई कि ये पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से भारत में एंटर हुआ था और इस पूरे कृत्य में एक सचिन चौधरी नाम के युवक ने इसकी मदद की थी। उसके अलावा भी कोई और जो लोग हैं उनका भी हम पूछताछ में खुलासा करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इस पूरे प्रकरण में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है, दोनों विनय कपूर और सचिन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे डिटेल पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो भी डिजिटल साक्ष्य, जो मोबाइल और डिजिटल एविडेंसेस हमारे को मिले हैं, उनकी भी हम FSL से जांच करा करके प्रकरण के अंदर हम उसको शामिल करेंगे। कोई और कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर के नेशनल्स को बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के भारत के अंदर शरण देते हैं या उनकी किसी तरह से हेल्प करते हैं, इसके संदर्भ में हम डिटेल अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसलमेर जिला क्योंकि बॉर्डर का जिला है, सेंसिटिव है, तो आपके माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर किसी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपकी नजर में आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, हम इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए लॉन्ग टर्म वीजा पे रहने वाले काफी लोग हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस तरह का कोई व्यक्ति आता है तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस का सहयोग करें। बिना लीगल डॉक्यूमेंट के अगर देश में एंट्री होगी या कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और ये जो प्रकरण दर्ज हुआ है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज है कि आप वैध डॉक्यूमेंट के थ्रू ही भारत में एंटर करें। तो पूरा हम डिटेल अनुसंधान कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड है, जैसे बैंक 3 बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवाए, सभी डॉक्यूमेंट्स की हम डिटेल अनुसंधान करेंगे। और किसी व्यक्ति ने, किसी कर्मचारी ने, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उनको भी इस प्रकरण में गिरफ्तार करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद अब तक 65 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें 28 चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जीती है और 40 चुनाव में एनडीए जीती है सहयोगी दलों के साथ। चुनाव में मिली जीत के बाद विजय समारोह में पीएम मोदी 16वीं बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि केजरीवाल की हार से भले कांग्रेस चिंतित नहीं है, लेकिन देश के दूसरे विरोधी क्षेत्रीय दलों की टेंशन काफी बढ़ चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में 1,89,212 वोट का अंतर रहा, जबकि कांग्रेस ने दिल्ली में 6,01,922 वोट हासिल किए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ होती तो क्या केजरीवाल चौथी बार भी सरकार बना लेते? जहां अब उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए पोस्ट किया और लड़ लो आपस में। ऐसे में अब जिनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने केवल केजरीवाल या कांग्रेस को ही हराया है दिल्ली में, उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में बीजेपी की जीत ने असल में केजरीवाल के साथ ही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत इंडिया गठबंधन के उन सभी क्षेत्रीय दलों को झटका दिया जिन्हें उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का विजय रथ दिल्ली में रोक सकते हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। याद करिए दिल्ली का चुनाव, जब अखिलेश यादव केजरीवाल का प्रचार करने आए, कांग्रेस से दूरी बनाई। याद करिए जब ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से मिलते समर्थन पर अरविंद केजरीवाल सबका धन्यवाद करते रहे। दरअसल केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस का वोट काटकर ही 2013 में दिल्ली में शुरू हुई। कांग्रेस को लगता है कि अगर क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाते रहेंगे तो अपनी सियासत सिमट जाएगी। तभी तो दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं हुआ। तब इंडिया गठबंधन की गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से केजरीवाल चाहते थे कि एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस ज्यादा ना पाए, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस का वोट दिल्ली में 2020 के मुकाबले 2.5% तक बढ़ा, जिससे दावा है कि 13 सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। पहले दिन सब यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की
इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया है। इन घुसपैठियों में पाकिस्तान की कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम के आतंकी भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने 4 और 5 फरवरी की रात को नियंत्रण रेखा पर अपनी चौकी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले को नाकाम कर दिया। यह घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में हुई। इस दौरान 7 पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए। इन घुसपैठियों में 2 से 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी हैं। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम की मदद से भारत के जवानों पर घात लगाकर हमला करना चाहते थे। बॉर्डर एक्शन टीम LOC पर छिपकर हमला करने में ट्रेंड है। पाकिस्तान की एजेंसी पहले भी बॉर्डर पर इंडियन जवानों पर हमला कर चुकी है। इसी अनुभव का फायदा लगातार ये टीम एक बार फिर से भारत के जवानों को टारगेट करना चाहती थी। सूत्रों ने बताया कि LOC पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखते ही भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों का संबंध अल बदर संगठन से है। देखिए, मतदान हर जगह से बहुत अच्छा हुआ, तभी आज हम 48 सीट लेके जीते हैं। लेकिन आज 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही। पहला कि हम पहले विधानसभा सत्र में CAG रिपोर्ट को टेबल करेंगे। CAG रिपोर्ट टेबल होगा। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है वो पैसा वापस करना पड़ेगा। ये भी मोदी जी का निश्चय है। और मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि इन 5 सालों में दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे बड़ी मुस्कान होगी। दिल्ली की हवा, दिल्ली का पानी, यमुना मैया, 4 बार यमुना मैया की जय प्रधानमंत्री ने बोला। इशारा समझने वाले समझ सकते हैं। अब यमुना दिल्ली की पहचान बनेगी। अगर किसी शहर के पास, मैं कब से कहता रहता हूं कि अगर किसी के शहर के पास नदी है तो उससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन आपदा वालों ने क्यों आपदा नाम पड़ा? क्योंकि उन्होंने नदी को दुर्भाग्य बना दिया। नदी भैंस फ्रेंडली हो गई थी, पब्लिक फ्रेंडली नहीं रही। अब नदी दिल्ली की पहचान बनेगी, पब्लिक फ्रेंडली बनेगी, आस्था का सागर बनेगी, छठ का महासागर बनेगी। और वो पहचान देखने के लिए हम उत्सुक हैं। बेचारे दोनों तरफ बताइए घुसेड़ दी है अब गाड़ी। ये देखो भाई, जाओ बेटा, सीधे जाओ आप। आगे जाइए, आप बल्कि ले आना कि मैं आपको देता हूँ, बल्कि यहाँ नहीं आता है। अभी हम लोग देख रहे हैं वो चाक घाट में, और पीछे जो हमारे स्टेजिंग एरियाज हैं मनगवा के, रायपुर के, सतना में, सतना बाईपास पे, बेला के पास में, ये सभी स्टेजिंग एरियाज में गाड़ियां अकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। ये बिल्कुल सही है कि रश बहुत ज्यादा है और रेगुलेटेड वे में जो प्रयागराज से एंट्री दी जा रही है उसी के अनुसार गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको पानी, पेयजल की व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्थाएं जो स्टेजिंग एरियाज हैं उन सभी जगह में की गई है। होल्डिंग एरिया जो चाक घाट में भी बड़ा बनाया गया है। लगभग 10,000 से ज्यादा व्हीकल्स अभी हैं जो हमारे विभिन्न एरियाज में क्यूड अप हैं। तो जैसे ही लगातार हम लोगों का संपर्क भी प्रयागराज की टीम के साथ में है, तो जैसे ही वहां से गाड़ियां रिलीज हो रही हैं और वैसे वैसे यहाँ से भी गाड़ियां
भोपाल के सुभाष नगर मार्केट में प्रशासन ने सुबह 110 दुकानों को बुलडोजर से गिरा तो दिया, लेकिन अब जब यहां से प्रशासन जा चुका है तो उसके बाद इस कार्रवाई की एक अलग तस्वीर निकल के सामने आ रही है। दरअसल यहां पे इन दुकानों के ठीक पीछे घर बने हुए थे और घरों को नुकसान ना हो इसके लिए दीवारों पर बाकायदा प्रशासन ने लिख भी दिया था कि उस दीवार के पीछे घर है। जैसे आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं, घर की दीवार है। इस तरीके की बातें जो हैं वो हर उस दुकान पे लिख दी गई थी जिसके ठीक पीछे घर था। लेकिन ऐसे ही एक दीवार जहां पे लिखा हुआ था, अब आरोप है कि यहाँ पे घर की दीवार को तोड़ दिया गया और सामने आप देख सकते हैं पूरा परिवार है जो कि इन झुग्गी में यहाँ पे रहता था, इस घर में यहाँ रहता था और अब वो बिना दीवार के यहाँ कैसे रहेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घर का सामान है पूरा, सिलाई मशीन भी रखी हुई है और ये तमाम जो घर के रहने वाले जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। अम्मा जी आगे आ जाइए एक बार। तो आप देख सकते हैं ये पूरा घर के अंदर जो मलबा है ये भी गिरा पड़ा है और जिस समय ये कार्रवाई हुई उस समय ये लोग बाहर थे, बाहर उस तरफ गली है, एक गली में बाहर निकले हुए तो उसी दौरान ये जब वापस आए तो उन्होंने देखा। अम्मा जी कितना पुराना मकान था ये हमारा 50 साल पुराना है। अच्छा जी। हाँ भैया, हमें तो भैया कुछ मुआवजा देना चाहिए। हम हमारे जवान बच्चे बहुओं को कहाँ लेके जाएंगे हम, ये बताइए आप। हम तो मजदूर इंसान हैं, हमारा बच्चा मजदूरी करता है। ये लड़का देखो 2 साल से बीमार पड़ा है, मेरा बच्चा 2 साल से बीमार है, अभी तक कुछ सही नहीं हो गया। आई समझ में हम कहाँ जाएंगे, हम अंधे, आंखों से अंधे, पैरों से चलते नहीं बनता सही से हमसे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग रहते थे इस वाले मकान में जहाँ ये टूटा? हमारे यहाँ भी हमारे 2 बच्चे हैं, लड़की हैं। अच्छा। हाँ, क्या करें हम, बताइए आप, कुछ हमें दिलवा भाई, मोदी को जिता के लाए। अच्छा, ये घर के जो लड़के हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनवर, ये बताइए यहाँ पे लिखा नहीं था कि दीवार पे कि मकान है? लिखा था, वो कहने के आपके घर वालों ने बोला कि गिरा दो, जबकि हम लोग को तो पुलिस वालों ने वहाँ पे डाल लिया था, घर से बाहर ही कर दिया था, घर में से उठा के ले गए हमें, सोते में से उठा के लेके गए और यहाँ पे तोड़ दिया। और ये बीच आपको बता दें बड़ी खबर, मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का ये इस्तीफा, बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और क्योंकि बहुत जिस तरह के हालात मणिपुर में थे उसको लेकर कई तरीके के सवाल विपक्ष उठाता रहा लगातार, लेकिन अब बता दें मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा सामने आया है। तो एक दबाव की स्थिति जरूर थी यहां पर, क्योंकि मणिपुर के हालात पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें इस्तीफा हुआ है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी बिल्कुल, बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया है। आज ही वो दिल्ली से लौटे थे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन जब वो लौटे मणिपुर तो वो संबित पात्रा के साथ लौटे और वहां से वो गवर्नर हाउस गए। अजय भल्ला जो कि राज्यपाल है मणिपुर के, वहां पर कुछ समय बिताने के बाद जब वो निकलने वाले थे तभी एक खबर आनी शुरू हो गई थी कि संभवतः वो रिजाइन कर रहे हैं। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म हो गया है कि वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये भारी दबाव के चलते इस्तीफा? ये देखिए, कई वजह रही है। दबाव तो निश्चित तौर पर उन पर रहा है पिछले कई सालों से, खास तौर पर पिछले 1.5 साल से जब से एथनिक वायलेंस शुरू हुआ तब से बहुत भयंकर दबाव उन पर था। और अभी पिछले कुछ दिनों में काफी स्थितियां भी बदल गई। चाहे हम एनपीपी लें जो एक समय उनके समर्थन में थे, सब अलग आ गए। जेडीयू ने भी अपना पैंतरा दिखाना शुरू किया। कांग्रेस ने कह दिया था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। इसमें उनके साथ जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो भी जो एक भीतर में एक इंटरनल द्वंद्व चल रहा था। ऐसे में लगातार वो दिल्ली जाते हैं 2 बार, अभी कुछ दिनों पहले गए, अब फिर कल पहुंचे। तो ऐसे में अभी हाल की परिस्थितियां काफी अलग हो गई थी। सरकार उनके पक्ष में, उनके नेतृत्व में चलना बड़ा मुश्किल दिख रहा था। ऐसे में संभवतः दिल्ली में ये फैसला किया गया। आज जो मीटिंग हुई उसके बाद वो जब लौटे संबित पात्रा के साथ, उन्होंने रिजाइन किया है।
आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, सदन में कैग की रिपोर्ट को सत्र के पहले ही दिन रखा जाएगा। आपने कैग की 14 रिपोर्ट्स को दबाया। 2017 के बाद एक भी कैग रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हुई। सीएजी में केजरीवाल के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा छिपा हुआ है। ये भ्रष्टाचारी अब भागते नजर आएंगे।